श्याम राव राठौर जी, डॉक्टर अभिषेक रोशन, डॉक्टर प्रोमिला जी, डॉक्टर प्रियदर्शनी और हमारे साथी डॉक्टर फैयाज और रमेश, उपस्थित विद्यार्थियों। बहुत सारी बातें तो हो गई इस सिलसिले में ही जो कि आपने, थोड़ी सी बात हम प्रेमचंद पे करेंगे। आप लोग प्रेमचंद को पढ़ते हैं? यहाँ क्या पढ़ते हैं प्रेमचंद का? एमए में क्या पढ़ते हैं प्रेमचंद का? कौन सा? गोदान पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा, एमए में लगा हुआ है पाठ्यक्रम में यहाँ पर? कहानी कौन सी है? चलिए थोड़ी सी बात करता हूँ, गोदान के हवाले से ही थोड़ी सी बात आपसे करता हूँ। गोदान में ही जो पूरा स्त्री दृष्टि है प्रेमचंद की, उसी से बहुत सारी बातें हो जाएंगी कि कैसे होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। प्रेमचंद, जैसा कि हम कह रहे थे कि लेखक को उसकी संपूर्णता में देखना चाहिए, कवि को उसकी संपूर्णता में देखना चाहिए। जब आप टुकड़े टुकड़े में देखते हैं लेखक को तो आप उसके साथ अत्याचार करते हैं। आप 1905 के प्रेमचंद को कोट करेंगे और 1936 के प्रेमचंद को छोड़ देंगे तो बहुत ही गलत होगा। हर व्यक्ति विकास करता है, जैसे कोई 5 वर्ष का है, फिर 35 वर्ष का होता है, फिर 50 वर्ष का, और एक जीवन प्राप्त करके वो फिर यहाँ से जाता भी है। उसी तरह से लेखक भी विकास करता है। कुछ लेखक होते हैं कि अपने आरंभिक दौर में ही बहुत बड़ी कृतियां लिख देते हैं। कुछ लेखक धीरे धीरे विकास करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने चरम की ओर जाते हैं। प्रेमचंद ऐसे ही लेखक हैं। प्रेमचंद ने धीरे धीरे विकास किया है। आजादी की लड़ाई उनके लेखन के केंद्र में आरंभ में आ गई, लेकिन भारतीय समाज की बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे उनके लेखन में आती गई। धीरे धीरे उन मुद्दों को वो समझते गए और उठाते गए। हो सकता है कि 1910 की किसी रचना में प्रेमचंद का कोई दृष्टिकोण ऐसा आपको लगे जो स्त्री के या दलित के या किसी भी वंचित वर्ग के उतने पक्ष में ना जाता हो जितने की आप उम्मीद करते हैं। ये विकास के क्रम में होता ही है। 1936 के प्रेमचंद से आप 2010 के आजाद भारत की अपनी चेतना से तुलना करेंगे तब भी आप अत्याचार करेंगे प्रेमचंद के साथ। 1936 के समाज के बारे में सोचिए, 1920, 30 और 35 के समाज के बारे में सोचिए। तब वर्ण व्यवस्था की जो पूरी जकड़ थी उसके बारे में सोचिए, पितृसत्ता की जो पूरी जकड़ थी उसके बारे में सोचिए। यानी कि एक साथ भारत में उपनिवेशवाद और सामंतवाद दोनों की जो जकड़न थी उसके बारे में सोचिए। और 2010 में जब आप आजाद हैं कुछ भी कहने के लिए, 2015 में जब आप आजाद हैं कुछ भी कहने के लिए, और 2018 में जब आप आजाद हैं कुछ भी कहने के लिए, फर्क है चीजों में। आप 2018 में जिस तरह क्रांति के बारे में सोच सकते हैं, ठीक उसी तरह की क्रांति के बारे में आप टॉलस्टॉय में या प्रेमचंद में गुंजाइश तलाशेंगे तो यह गलत करेंगे। आपको ये चीज देखनी होगी कि जो तत्कालीन समाज था उस समाज के भीतर से अगर तमाम ऐसी चीजें थी निकल रही थी जो बजबजा रही थी या इस तरह से कहें घृणित थी, उस पर पहली बार उंगली रखा वो बड़ी क्रांति थी। घाव की पहचान जो है वो दवा से कम जरूरी चीज नहीं होती है। सबसे जरूरी होता है कि पहले आप रोग की पहचान करें, घाव की पहचान करें कि ये घाव है, ये रोग है, तब न दवा होगी। आपको जब घाव का ही पता नहीं होगा तो हो सकता है कि आप इस हाथ में रोग हो, इस हाथ को काट लें, ये भी गया दोनों चला जाएगा। प्रेमचंद के साथ बड़ी चीज ये है कि प्रेमचंद अपने कालखंड के अकेले ऐसे रचना। अच्छा, प्रेमचंद के साथ एक और भी दिक्कत है कि बहुत सारे लोग, जिसमें हमारे कुछ अस्मितावादी लेखक भी रहे, कि प्रेमचंद का निबंध उन्होंने पढ़ा ही नहीं जो कि हजारों पृष्ठ में फैला हुआ है। सिर्फ उपन्यास और कहानियों को पढ़ा और उसके आधार पर अपने निर्णय सुना दिए। रचनाकार कहानी और उपन्यास में उस तरह सामने नहीं आता जिस तरह निबंध में आता है, और जिस रचनाकार के निबंध भी उपलब्ध हों तो जरूरी होता है कि उन दोनों को मिलाकर पढ़ें। प्रेमचंद के हजारों पृष्ठ में उपलब्ध, करीब 1700-1800 पृष्ठ में उनके सारे निबंध उपलब्ध हैं। उनको पढ़िए एक बार,
फिर उनकी किताबों, उनके उपन्यासों को पढ़िए, उनकी कहानियों को पढ़िए, तब समझ में आता है कि ये आदमी कितना आगे सोच रहा था। ये आदमी उन चीजों के बारे में कल्पना कर रहा था जिसके बारे में हमने आजाद भारत में सोचना शुरू किया। प्रेमचंद हिंदी के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ये कहा कि जिस तरह हम अपने बेटों पर विश्वास करके उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसी तरह हमें अपनी बेटियों पर भी भरोसा करके उन्हें बाहर पढ़ने को भेजना चाहिए। हिम्मत नहीं थी किसी ने उस कालखंड में 22-24 के कालखंड में ये कह पाने की। प्रेमचंद ने भाषण दिया और उस भाषण में ये बात है। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं जिन्होंने पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की वकालत अपने गबन नाम के उपन्यास में की और इस पर लेख लिखा, और उस समय जो बिल आ रहे थे उनके बिल के समर्थन में बात की। पहले लेखक थे प्रेमचंद। उसके पहले की स्थिति ये थी कि अगर पति मर गया, पति के रहते पत्नी रानी है, और पति अगर मर गया तो तुरंत उसको सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। अगर अपनी कोई संतान नहीं है तो भाई भतीजे उसके मालिक हो जाते थे। गबन उपन्यास अगर आपने पढ़ा होगा तो रतन नाम की जो महिला है उसके साथ यही होता है कि उम्रदराज बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, वकील साहब जिनसे उसका विवाह होता है। जब तक वकील साहब जीवित हैं तब तक भाई भतीजे सब उसके चरण छूते रहते हैं, और जैसे ही वकील साहब का देहांत होता है उसको किनारे कर देते हैं। रतन बड़े सवाल करती है उसमें, ये कौन सी व्यवस्था है। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आधी आबादी के बारे में ये प्रश्न किया कि पति के रहते तो वो संपत्ति की मालिक रहे ही, पति के न रहने के बाद अगर उसका बंटवारा होता है तो आधी संपत्ति उसकी होनी चाहिए। लेख लिखा प्रेमचंद ने इसके बारे में। लोग नहीं पढ़ते, नहीं जानते, उपन्यास पढ़ते हैं। गबन को तो लंबे समय तक सिर्फ स्त्री के आभूषण प्रेम की कथा के रूप में पढ़ाते रह गए कि वो स्त्री के आभूषण, जबकि वो राष्ट्रवादी आंदोलन की किताब है। पूरा मेरठ षड्यंत्र जो था, जो अंग्रेजों ने एक तरह से क्रांतिकारियों को बंद करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, फांसी देने के लिए चलाया था, वो उसके विरोध में लिखा गया उपन्यास था। जालपा तो एक माध्यम है, और ये दिखाने के लिए कि मध्यवर्गीय समाज में आजादी की लड़ाई को लेकर कितना संकोच है, कितना विचलन है और कितना आग्रह है, इसलिए लिखा गया था। वो पहला उपन्यास है जिसमें एक दलित पात्र देवी दिन खटिक, जिसके दोनों बच्चे आजादी की लड़ाई में शहीद हो चुके हैं, वो सवाल खड़ा करता है कि जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो बताओ कि तुम्हारे मन में क्या आता है। तुम भी पहाड़ों पर घूमोगे, तुम भी मोटर में चलोगे, बंगलों में रहोगे। अभी जब तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम हमें चूसे जा रहे हो। सामंतों से सवाल कर रहे हैं, जो देसी सामंत हैं, जब तुम्हारा राज आ जाएगा तो क्या करोगे। यही बात भगत सिंह पूछ रहे थे, ये बात प्रेमचंद पूछ रहे हैं। ये बड़ा सवाल था। ये अस्मितावादी अब पूछते हैं बदले रूप में, थोड़ा ज्यादा आक्रामक रूप में, लेकिन ये सवाल बहुत पीछे है। देवी दिन खटिक उस जालपा के आभूषण प्रेम की कथा को जिसको पढ़ाया गया, वहां पर प्रेमचंद कैसे स्त्री दृष्टि दिखाते हैं। प्रेमचंद, बल्कि यहीं पर एक चीज और भी समझना चाहिए कि प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि में क्या है कि पितृसत्ता की ये समझ है, पैट्रियार्की की ये समझ है कि स्त्री को आभूषण से खुश किया जा सकता है। ये समझ है पितृसत्ता की। प्रेमचंद इसको काउंटर करते हैं इस उपन्यास में, कहते हैं नहीं, ये गलत है। जो जालपा आभूषण के लिए लालायित रहती है, वो अपना सब कुछ त्याग देती है और आजादी की लड़ाई में अपने पति को शामिल कराती है। ये जो रमा नाम का जो जालपा का पति है, वो इसी सोच से संचालित होता है। वो देवी दिन खटिक की पत्नी को भी आभूषण से खुश करना चाहता है। प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि स्त्रियों के बारे में जो सदियों पुरानी एक समझ है पितृसत्ता की कि स्त्रियों को आभूषण से खुश किया जा सकता है, बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। आभूषण एक जरूरत हो सकती है, आभूषण एक शौक का विषय हो सकता है, लेकिन वो स्त्री की अनिवार्य समझ का हिस्सा है या वही उसके लोभ का हिस्सा है। प्रेमचंद इसका प्रत्याख्यान करते हैं, बताते हैं कि स्त्री में भी वही सारी चीजें हैं जो पुरुष में है। वो भी राष्ट्र के लिए कुर्बान होना चाहती है। जोहरा जैसा चरित्र
लेकर के आते हैं जो नाचने गाने वाली स्त्री है, जिसे समाज में उपेक्षित माना जाता है, लेकिन वो उस पूरी आजादी की लड़ाई में किस तरह योगदान करती है। प्रेमचंद ये दिखाना चाहते थे कि ऐसे लोग जिन्हें समाज ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जेंडर के नाम पर तमाम तरह से हाशिए पर छोड़ दिया है, वे लोग आजादी की लड़ाई में ज्यादा शिद्दत के साथ, ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा लगन के साथ लगे हुए थे। आहुति नाम की कहानी में भी यही किया उन्होंने, वहां भी एक नायिका के माध्यम से ये बात कर। तो मैं ये कुछ बातें आपसे कहना चाहता था। प्रेमचंद जब लिखना शुरू करते हैं और उनकी स्त्री दृष्टि आती है, एकाएक नहीं आती है। नवजागरण आ चुका है प्रेमचंद के साथ, पीछे 19वीं शताब्दी का पूरा समय है जिसमें बंगाल में नवजागरण आ चुका। हिंदी में प्रेमचंद नवजागरण की सबसे बड़ी उपलब्धि। अगर नवजागरण के जीवन मूल्य हैं जो भी हैं, तो प्रेमचंद उसके सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, प्रेमचंद उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है हिंदी में। जिस तरह टैगोर बंगाल में है, या पूरे भारत के लिए कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसी तरह से है। तो नवजागरण आ गया है, स्त्री शिक्षा पर फोकस आ गया है। उसके पहले एक और बड़ा प्रसंग है, पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने वो किताब देखी है कि नहीं देखी है, स्लेव सिस्टर्स करके सुधीर चंद्र नाम के जो हिस्टोरियन है, उनकी एक किताब है, कभी देखिए। वो 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में रखमाबाई नाम की एक स्त्री के संघर्ष की कथा है, जिसका बाल विवाह कर दिया गया था। दक्षिण की कथा है, ये दक्षिण की कथा है, कथा नहीं सच्चाई है बल्कि। तो विवाह कर दिया गया था, लेकिन उसने पति के घर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पढ़ूंगी। उस दौर के सभी राष्ट्रवादी नेता अंग्रेज, क्या हो गया क्या बात? उस दौर के सभी राष्ट्रवादी नेता और अंग्रेजी सत्ता इस पक्ष में थे कि रखमाबाई को अपने पति के घर चले जाना चाहिए। पति ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया कि मेरी पत्नी है, गौना होना चाहिए और हमें मेरे घर आनी चाहिए। रखमाबाई लोगों से लड़ी, पितृसत्ता से लड़ी। भारत के उस दौर के बड़े बड़े नेता भी इस पक्ष में थे कि पति के घर जाए। सबको एक तरह से नैतिक रूप से भी हराते हुए रखमाबाई विदेश गई और डॉक्टर बनकर के लौटी। ये घटना जब प्रेमचंद लिखना शुरू करते हैं तो हो चुकी थी, प्रेमचंद इससे परिचित। कहना है रामेश्वरी नेहरू उस दौर में स्त्री दर्पण जैसी पत्रिका निकाल रही थी, गृहलक्ष्मी जैसी पत्रिका निकाल, आज वाली गृहलक्ष्मी नहीं गृहलक्ष्मी, उसमें स्त्री चेतना के निबंध छपते थे। ये सारी चीजें हो रही थी। यानी जब प्रेमचंद ये लिख रहे थे तो समानांतर ऐसे लोग भी सक्रिय थे जो स्त्री चेतना को बढ़ावा दे रहे थे या आगे ले जा रहे थे। जाहिर है कि ऐसे में ये संभव था कि प्रेमचंद उसे प्रेरणा लेते और उन्होंने लिया और उसको और आगे ले जाकर के उन्होंने अपनी बात रखी। गोदान का जहां तक प्रसंग है, मैं कुछ बिखरी बिखरी बातें आपसे कर रहा हूं, बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि मेरे पास 3-4 बातें आपसे कहना चाहता हूं मैं, जो खास तौर पर प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि को लेकर सोचना चाहिए। एक प्रेमचंद के साथ एक और भी कृति को याद कीजिए, राम की शक्ति पूजा नाम की एक कविता है। पढ़ी है आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है राम की शक्ति पूजा? कितने लोगों ने पढ़ी? बहुत कम लोगों ने, यार पढ़नी चाहिए, बड़ी कविता है हिंदी की। राम की शक्ति पूजा और गोदान का महत्व ये है कि दोनों एक ही वर्ष में प्रकाशित हुई थी, और कामायनी नाम की भी एक कृति है, वो भी उसी समय प्रकाशित हुई, और लगभग लिखने का कालखंड एक है और कुछ समानताएं इनमें साफ दिखाई देती हैं। राम की शक्ति पूजा और गोदान को सामने रखेंगे तो स्त्री जो दृष्टि का मामला है और स्त्री समस्या का मामला है, वो सामने साफ साफ दिखाई देगा कि किस तरह उस पूरे कालखंड में स्त्री को लेकर के हमारे जो संवेदनशील दृष्टि संपन्न रचनाकार थे वो सोच रहे थे, समझ रहे थे। राम की शक्ति पूजा में निराला की स्त्री दृष्टि प्रकट होकर के आती है पूरी तरह से। सरोज स्मृति के साथ मिला करके देखिएगा तो ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी। आप 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं जिसको आप देखें कि स्त्री दृष्टि के मामले में क्या है। राम की शक्ति पूजा में निराला की पंक्तियां हैं ना कि जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ये सिर्फ अपनी पत्नी के उद्धार का मामला नहीं है, इसमें आप चाहें तो भारत माता के उद्धार का मामला देख सकते हैं,
आप चाहें तो उस पूरे कालखंड में स्त्री की मुक्ति का मामला, और स्त्री की मुक्ति का मामला किससे? औपनिवेशिक सत्ता से भी और सामंतवाद से भी, पितृसत्ता से भी, पेट्रियार्की से भी, फ्यूडलिज्म से, दोनों से मुक्ति। और जो औपनिवेशिक सत्ता थी, अंग्रेज थे, जो कॉलोनी थे हम लोग, इनसे भी मुक्त होने का मामला है। जब ये कहते हैं तो सिर्फ ये निराला की वेदना है कि हम लोग लिख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे समय में स्त्रियां गुलाम हैं। और निराला की एक और कविता को आप याद करेंगे, सरोज स्मृति को, जब वो कहते हैं कि सरोज को याद करते हुए कि धन्य मैं पिता निरर्थक, तेरे कुछ कर न सका। ये वेदना यही है कि तमाम पिताओं का दुख है। निराला के अपने जीवन का दुख तो है, लेकिन वो तमाम पिताओं का दुख है कि पूरे कालखंड में स्त्रियां वंचित हैं, तमाम तरह से वंचित हैं। प्रेमचंद इसको ज्यादा गहराई के साथ अपने निबंधों में भी लेकर के आते हैं, उपन्यासों में भी लेकर आते हैं। जब होरी चौराहे पर खड़ा है और उसको लगता है कि लोग उस पर थूक रहे हैं क्योंकि बेटी को उसने लगभग अपनी उम्र के व्यक्ति से ब्याह दिया है, वो भी यही सोचता है कि मैं बेटी का उद्धार नहीं कर पाया। कैसी समानता है, आप देखें, एक ही कालखंड में दो लोग अलग अलग तरह की रचनाएं लिख रहे हैं, लेकिन चिंता के केंद्र में वही चीज है। एक कहता है कि मैं तेरे हित कुछ कर न सका, या पति के रूप में राम से ये चिंता दर्ज कराता है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही सोच, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। कहलवाता वही पर ये कहते हैं। ये पूरे कालखंड की चिंता है जिसमें लोग ये सोच, इसके साथ ये भी देखिए कि ये वे लोग हैं जो ये मानते हैं कि सिर्फ राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं होगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं कि सिर्फ राजनीतिक आजादी का मामला नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक आजादी का भी मामला है। जब प्रेमचंद स्त्री दृष्टि की बात करते हैं, जब प्रेमचंद स्त्री का प्रश्न लेकर आते हैं, निराला जब स्त्री का प्रश्न लेकर आते हैं, तो यह उपनिवेशवाद यानी कि राजनीतिक मुक्ति के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मुक्ति का भी प्रश्न खड़ा करती है। गोदान में ऐसे कई प्रसंग हैं। गोदान का आरंभ ही होता है जब वो झुनिया जो है, जो कि विधवा है, झुनिया ही नाम है उसका, विधवा है, वो गोबर से मिलती है, तो जो बयान जो बात वो कहती है, बहुत गौर करने को, पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, वो कहती है पति मर चुका है, लेकिन गोबर से मिलती है, आकर्षण है दोनों के बीच में, लेकिन वो अपनी बात गोबर को पहुंचा देती है। कहती है कि मैंने अपने मर्द से कह दिया था कि अगर पुरुष कहीं और ताक झांक करेगा तो स्त्री भी अपने मन का करेगी। 1935-36 में बड़े कलेजे का कथन है। 2018 में सोच लेना बहुत आसान है, लेकिन प्रेमचंद के लिए कहलवा लेना बड़े कलेजे का मामला था। कारण नहीं था कि प्रेमचंद पर उस प्रहार किए गए। सरस्वती, तमाम बड़ी पत्रिकाओं में प्रेमचंद पर प्रहार किए गए, लेख लिखवाए गए। ज्योति प्रसाद निर्मल जैसे तमाम लोग, अब तो वो इसीलिए इतिहास में दर्ज हो गए कि उन्होंने प्रेमचंद के खिलाफ लिखा था, वरना याद भी ना आती। हाँ, श्रीनाथ सिंह जैसे लोगों ने लेख लिखे प्रेमचंद पर, घृणा का प्रचारक कहा उन्हें। जबकि प्रेमचंद जो बात कह रहे थे आज लगभग 80 साल बाद, आपको लगता है कि कितनी जरूरी बात। ये मैं कह रहा था कि उस कालखंड में आज आपको लगता होगा कि कम क्रांतिकारी बात थी, लेकिन जब तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि आज आप जो कह रहे हैं तो बहुत हल्की बात है। खुली हवा में सांस लेते हुए आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन जहां कदम कदम पर पहरा हो, वहां पर यह बात कह पाना, एक स्त्री जो कि विधवा है उसे कहलवा लेना बड़ी बात है। प्रेमचंद के एक और कथन पर बात होती है, जब झुनिया को, वो सिलिया को अपने घर में स्वीकार कर लेता है, ले आता है और वापस आ जाता है माता दीन। स्वाभाविक रूप से माता दीन के रूप में प्रेमचंद ने वर्ण व्यवस्था का चरित्र दिखाने की कोशिश की, उसकी लंपटता भी दिखाने की कोशिश की है। यहां पर भी प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि है और वर्ण दृष्टि भी है, एक तरह से सामाजिक दृष्टि भी है। जब वो एक परिभाषा करने की कोशिश करता है कि जो अपना धर्म पाले वो ब्राह्मण, नहीं तो वो जाति सूचक शब्द के साथ वो कहता है कि इसको बहुत हल्के, इसके साथ प्रेमचंद के निबंध को देखना चाहिए। प्रेमचंद कहते हैं कि मैं एक ऐसी राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहा हूं जिसमें कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई कायस्थ नहीं होगा, कोई बनिया नहीं होगा, कोई हरिजन नहीं होगा,
या तो सब ब्राह्मण होंगे या सब भारतवासी होंगे। इसके साथ मिलाकर जब आप इस कथन को देखेंगे तो लगेगा कि प्रेमचंद का विजन कितना बड़ा था। जिस राष्ट्र की निर्मिति में देख रहे थे, और उस राष्ट्र की निर्मिति में स्त्री के साथ भी क्या होगा, स्त्री को क्या सम्मान मिलना चाहिए। लोग कहते हैं कि प्रेमचंद इसमें कहीं गोदान में जो है वो हृदय परिवर्तन की कोई इकलौती जगह है जहां हृदय परिवर्तन है। सामान्यतः लोग अंत से तय करते हैं हृदय परिवर्तन। माता दी जो कि लंपट किस्म का व्यक्ति है, जो कि स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे छोड़ देता है, फिर तमाम दबावों के बाद लौटता है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि यह हृदय परिवर्तन है, और यह कोई बहुत सामान्य हृदय परिवर्तन नहीं है। इसमें प्रेमचंद भविष्य देख रहे थे कि इसी तरह के हृदय परिवर्तन से एक सचमुच का स्वस्थ भारतीय समाज बनेगा, जहां पर जाति महत्वपूर्ण नहीं होगी, प्रेम महत्वपूर्ण होगा, अनुराग महत्वपूर्ण होगा, जहां स्त्री का सम्मान महत्वपूर्ण होगा। ये नहीं कि वो किस कुल से आई है या किस पुरुष किस जाति और धर्म से आया है। ये जो हृदय परिवर्तन है वो एक बड़ा हृदय परिवर्तन है। मतलब भविष्य, भारत का भविष्य देख रहे हैं, कैसा भारत बनाना है हमें। ऐसा भारत जिसमें चीजें जाति से तय न हो, जिसमें धर्म से चीजें तय न हो, जिसमें आपकी ताकत से चीजें तय न हो। तो ये जो हृदय परिवर्तन है वो असामान्य। एक और स्त्री दृष्टि की बात करूंगा जिसके बारे में लोग कम समझते हैं और बात करते हैं। मालती का प्रसंग है। मालती के बारे में एक कथन है, उसमें आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और कई लोग पढ़ा देते होंगे कि प्रेमचंद शहरी स्त्री को समझ नहीं पाते, या प्रेमचंद की कहते हैं ना कि वो प्रेमचंद जो है कहते हैं वहां पर आता है कि वो बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। सामान्यतः ये कथन स्त्री विरोधी जान पड़ता है, लेकिन कभी कल्पना कीजिए कि जो आदमी कहता है कि अपनी बेटियों को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, जो आदमी कहता है कि पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार होना चाहिए, जो आदमी इससे आगे जाकर के तलाक पर बात करता है और वो कहता है कि तुम 5 शादियां कर लो और पत्नी को तलाक लेने का भी अधिकार ना हो, ये कैसे हो सकता है। ऐसा व्यक्ति क्या कोई ऐसा कथन कह सकता है जो सामान्य निहितार्थ वाला। प्रेमचंद बड़े कलाकार की कृति को ठहर कर देखना चाहिए। थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने विवेक को थोड़ा कष्ट देना चाहिए। जब इस कथन पर विचार करें आप, मालती पढ़ी लिखी स्त्री है, आधुनिक ख्यालों की स्त्री है, इस कथन पर विचार करके देखें कि तितली के गुण क्या हैं और मधुमक्खी के गुण क्या हैं। तितली सुंदरता का प्रतीक है, जैविक स्त्री की जो जैविक एक स्थिति होती है उसका प्रतीक है, स्वच्छंदता का भी प्रतीक है। वो जहां चाहती है वहां चली जाती है, अपनी रुचि से अपनी जगह का चयन करती है। मधुमक्खी क्या करती है, शहद देती है, लेकिन अपनी रक्षा करने में भी सक्षम होती है। प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि मालती जैसी स्त्रियां अगर शहद उनके पास है तो अपनी रक्षा करने का हुनर भी है उनके पास कोमलता है, तो वह स्वतंत्रता भी है जो एक स्त्री को मिलनी चाहिए। यानी कि प्रेमचंद मालती के विरुद्ध नहीं जाते हैं, बल्कि पूरे गोदान में अकेली काव्यात्मक पंक्ति है, इसलिए उसको थोड़ा ठहर कर समझने की जरूरत है कि एक पढ़ी लिखी स्त्री को प्रेमचंद देखते हैं कि उसके पास अपार संभावनाएं हैं, सौंदर्य भी है, जो जैविक गुण है वो भी है, और जो एक बदलते समाज में, एक उन्नत समाज में होना चाहिए कि स्त्री को उसका हक मिलना चाहिए, उसकी आजादी मिलनी चाहिए, उसके रुचि का सम्मान होना चाहिए, यह भी है बात। प्रेमचंद इस तरह से स्त्री दृष्टि अपने लेकर के आते हैं, इस तरह स्त्रियों को देखते हैं प्रेमचंद कि कैसे देखना चाहिए एक पढ़ी लिखी स्त्री को। धनिया जैसा मजबूत चरित्र आप उठाकर देखिए, प्रेमचंद के वहां नहीं, किसी को नहीं मिला, उस पूरे कालखंड में कोई उतना मजबूत चरित्र नहीं है धनिया जैसा। बड़ी शक्तिशाली चरित्र है। घर में खाने को नहीं है लेकिन हिलती नहीं है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि स्त्री की दृढ़ता, एक तरह से स्त्री की दृढ़ता का वो एक महाकाव्य एक तरह से रचने की कोशिश करते हैं। प्रेमचंद के वहां ही कोई दूसरी दुनिया नहीं, कोई नहीं है उतनी मजबूत चरित्र। जिन जगहों पर होरी मतलब कायर की तरह पेश आता है, वहां पर वो शेरनी की तरह एकदम पेश आती है। चाहे वो झुनिया का प्रसंग हो, चाहे सिलिया का प्रसंग हो, या और भी जीवन के कई अन्य प्रसंग हो, वो वहां पर तन कर खड़ी होती है।
ये प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि का मामला है, जहां वो कहते हैं कि पढ़ी लिखी मालती जैसी स्त्रियों की भी जरूरत है, तो धनिया जैसी स्त्रियों को भी कमतर मत आंकी। स्वाभिमान में और साहस में वो किसी से कमतर नहीं है। प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि का एक और भी नमूना है जिस पर कम कम बात होती है। ये एक तरह से मेहता और मालती लिव इन रिलेशन में है, आज की भाषा में अगर आप कहना चाहें। लेकिन मालती एक समय के बाद जब ये समझ लेती है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ जीवन नहीं जिया जा सकता, कमजोर है, बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन विश्वास का साथी नहीं है, उसको तिलांजलि दे देती है, छोड़ देती है। प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि यह भी है कि पुरुष जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप अपने स्वाभिमान को, अपने विचार को और अपनी स्वतंत्रता को कुर्बान कर दें। 1936 में प्रेमचंद कह रहे थे जरूरी है, साहचर्य है, स्त्री पुरुष संबंध स्वाभाविक संबंध है सृष्टि का, लेकिन वह स्त्री के बलिदान की शर्त पर हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। साहचर्य का संबंध है तो साहचर्य जैसा ही होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए, हालांकि वो नहीं पाता। लेकिन जितनी दूर तक वो कम से कम एक लेखक ये स्वप्न देने की कोशिश तो करता है, एक लेखक ये बताने की कोशिश तो करता है कि कैसे आप चीजों को लेकर के आए, तो इस ढंग से प्रेमचंद ला करके रखते हैं अपनी स्त्री दृष्टि को। चाहे मालती का मामला हो, चाहे धनिया का मामला हो, आप उसी में देखेंगे लड़कियां बातचीत करती हैं और वो प्रेम विवाह पर बात करती हैं, कहती हैं कि अब हम प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी, हम वो शादी का मतलब उस तरह से नहीं करना चाहती कि लगातार सिर्फ यही चलता है। नहीं, बात ये सही है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ प्रेम विवाह होने लगे, अब भी नहीं हो पाता है। एक रास्ता प्रेमचंद इसलिए प्रेम विवाह का दिखाना चाहते थे कि वहां कम से कम स्त्री को निर्णय लेने का अधिकार है। इस बहाने कम से कम वर्ण व्यवस्था के टूटने का मामला है, सामाजिक समरसता के बढ़ने का मामला है, जो एक सांस्कृतिक कूटमंडूकता है उसके टूटने, और भारत की जो वास्तविक सांस्कृतिक पहचान है, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, वो कैसे बनेगा जब परिवार में ही विभेद रहेगा, तो ये इसी तरह बनेगा। तो जब प्रेम की अवधारणा पर प्रेमचंद बात करते हैं स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर, स्त्री दृष्टि को लेकर, तो उसके पीछे यही विजन काम करता है कि हम एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन करेंगे, जहां पर वही मैं दोबारा कहूं कि इससे पहचान न कीजिए कि ये किस जाति का है, या ये किस जाति की है, ये किस धर्म का है, या ये किस धर्म का है, या कहां है, क्या मामला है। मेरे ख्याल से ज्यादा समय हो गया है, बंद किया जाए। क्यों? अरे हम तो शाम तक बोल जाएंगे। सुनने के लिए तैयार ये जो है, तो मैं ये कहना चाहता था आप लोगों से कि कुछ चीजें जो हैं, ठाकुर का कुआं कहानी आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? ठाकुर का कुआं कहानी कितने लोगों ने पढ़ी है? बहुत कम लोगों ने पढ़ी है भाई। 2.5 पृष्ठ की कहानी है, और हिंदी की क्या कहेंगे, ठाकुर का कुआं के बिना हिंदी कहानी पे बात क्या करेंगे आप। ठाकुर का कुआं कहानी प्रेमचंद की दलित दृष्टि के लिए तो महत्वपूर्ण है, वो स्त्री दृष्टि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि मैं स्त्री दृष्टि पे बात कर रहा हूँ, और दलित दृष्टि पर भी मैं प्रसंग बस बात करूंगा कि जो दलित विमर्शकार भी हैं वो भी ठाकुर का कुआं को सबसे बेहतर कहानी मानते हैं। प्रकाश वाल्मीकि जिन्होंने कफन पर कभी लेख लिख करके ये तय किया था कि ये दलित विरोधी कहानी है, पहला लेख था उनको 1995 में छपा था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत सारी बहसें, वो भी मानते हैं कि ठाकुर का कुआं सचमुच एक ऐसी कहानी है जो दलितों के पक्ष में, दलित संघर्ष के पक्ष में जाने वाली कहानी है। बहरहाल मैं उसकी स्त्री दृष्टि पर बात करूंगा। ठाकुर का कुआं में एक प्रसंग है, जब वो दलित स्त्री पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है। कहानी जानते हैं आप? उसमें एक है कि लगभग सब लोग जानते हैं कहानी। जाती है तो वो देखती क्या है कि 4-5 सवर्ण घरों की स्त्रियां जो हैं वो कुएं पर पानी भर रही हैं। महत्व इसका नहीं है कि वो भर रही है, महत्व इसका है कि वो जो बात कर रही हैं वो क्या कर रही हैं। वो स्त्रियां सवर्ण घरों में उनकी क्या स्थिति है इस पर बात कर रही हैं, और उसका जो निहितार्थ निकल करके आ रहा है कि वो मतलब नौकरानी जैसी स्थितियों में है कि पति की जेब से कुछ पैसा निकाल लिया, कुछ मतलब ले दे करके जो स्थिति है, जाति का सुख भले ही उनके साथ चिपका हुआ हो, लेकिन जो स्त्री देह का दुख है वो उनके पास वैसा ही है
जैसा किसी अन्य समुदाय में हो सकता है। एक बात ये लेकर के आते हैं, बड़ी बात है। दूसरी जो वो गंगी है, वो जो कहती है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सवर्ण समुदाय की जो दृष्टि है वो स्त्री को देखने की दृष्टि क्या है। कहती है कि हमारे साथ संबंध बनाने में आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हाथ का छुआ नहीं खाएंगे आप। ये स्त्री दृष्टि है। ये सिर्फ वर्ण व्यवस्था की दृष्टि नहीं है। ये एक पितृसत्ता का जो चरित्र है, बहुत उलझा हुआ, बहुत घृणित सा, ये उस चरित्र की पहचान है जिसमें वो बहुत सारे लोगों के नाम लेती है, तमाम जातियों के नाम लेती है कि फलाना जी को ये करने में दिक्कत नहीं, फलाना जी को ये करने में दिक्कत नहीं, ये करने में दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अपने कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। हमारी देह से आपको जो है वो कोई परहेज नहीं है, लेकिन मेरे छुए से परहेज है। मैं अगर ये जगत कुएं के, उसको जगत कहते हैं, मतलब कुएं पर मैं अगर आ गई तो कुआं आपका पानी अपवित्र हो जाएगा। और दलित दृष्टि से देखिए तो भयावह वर्णन है जो स्थिति है। प्रेमचंद कहते हैं कि लगता है जैसे बाघ का मुंह जो है, वो शेर का मुंह खुल गया। दरवाजा जब ठाकुर का खुलता है उसे गिर जाता है और भागती है, उल्टा जाके देखती है तो उसका पति जो है वही गंदा पानी जिसमें जानवर मरा हुआ है वो पी रहा होता है। 1936 का भारतीय समाज ठाकुर का कुआं ही था। इसमें 32-35 का समाज था। इसको स्वीकार करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति के आदर्श बड़े हैं, लेकिन उसकी जो दिक्कतें आ गई उनमें, जहां जहां उन दिक्कतों पर आप बात नहीं करेंगे तो चीजें सुधरेंगी कैसे? बात कर, विवेकानंद बात करते थे। विवेकानंद ने बात की है इसी पर। उन्होंने कहा कि जब तक लोग भूखे हैं तब तक मंदिर की क्या बात की जा सकती? लोगों की बात खिलाओ, पिलाओ, जिलाओ। तो संस्कृति का प्रश्न, भारतीय संस्कृति महान संस्कृति, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारे आदर्श हैं, जो बातें हैं, अगर उनको चरितार्थ कीजिए तो जीवन ही जीवन है। बड़ा उसका बड़ा हिस्सा जो है वो बड़ा उज्जवल है, लेकिन व्यवहार में दिक्कतें हैं। प्रेमचंद उस व्यवहार वाले पक्ष को ला करके आपके आंखों के सामने रख देते हैं और लगता है कि पूरा हिंदुस्तान ठाकुर का कुआं जैसा है और एक बड़ी आबादी जो है वो गंगी जैसी स्थिति में है, जिसको पानी भी मयस्सर नहीं है, जिस पर प्रकृति ने भी कोई पहरा कम से कम तब तक तो नहीं लगाया था। अब तो अंबानियों ने लगा दिया है। अंबानी मैंने प्रति मतलब नाम ले लीजिए। अब बोतल बंद पानी हम लोग पीते हैं, लेकिन 1936 तक बोतल बंद पानी की व्यवस्था नहीं थी। पानी सबके लिए सुलभ था, प्रकृति उसके लिए कोई पैसा नहीं लेती, लेकिन वो भी दलित समुदाय के लिए उपलब्ध नहीं था। तो प्रेम, मैं कहना ये चाहता था कि जिस तरह प्रेमचंद बहुत बारीकी में जाते हैं, प्रेमचंद चाहे वो वर्ण व्यवस्था पर बात करते हो, चाहे पितृसत्ता पर बात करते हो। एक जगह में था दिल्ली में, वो वाणी प्रकाशन क्लासिक योजना पर बात करा रहा था। तो मैं था, प्रोफेसर मैनेजर पांडे थे, हरीश त्रिवेदी जी थे और एक और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की अध्यापिका थी रेखा सेठी। विदुषी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन वो आई और उन्होंने प्रेमचंद के एक लेख का छोटा सा हिस्सा पढ़ा और कहा कि स्त्रियों के, प्रेमचंद कहते हैं कि स्त्रियों को पतलून पहनने की क्या जरूरत है। पतलून में सलवार कुर्ता। कारण ये था कि एक स्त्री के सलवार कुर्ता पहनने पर एक